हमारे सौरमंडल के अंधेरे कोनों और अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा प्लूटो ग्रह, जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, इसने लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं में अपनी जगह बना ली थी। सन 1930 में इसकी खोज के बाद से प्लूटो हमारे लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन सन 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐतिहासिक फ्लाईबाय किया और तब हमें प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि प्लूटो पर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहस्यमय चीजें चल रही थीं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की डायनामिक और कॉम्प्लेक्स दुनिया का नजारा हमारे सामने पेश कर दिया था, जहां बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अस्पष्ट और धुंधला एटमॉस्फेयर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने प्लूटो को स्टडी किया, एक बहुत ही विचित्र सवाल उभर कर सामने आया। क्या प्लूटो की इस बर्फीली दुनिया में कहीं जीवन छिपा हुआ है? पहली बार देखने पर प्लूटो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जीवन के लिए बना है। ये बहुत ही ठंडा है, जहाँ का तापमान करीब -225 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये सूरज से बहुत दूर है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। इतने हालात खराब होने के बावजूद भी हाल ही की कुछ खोजों ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है। इन खोजों से लगता है कि प्लूटो पर जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो दबे पड़े हैं प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्लूटो पर छिपे हुए जीवन की संभावनाओं को। हम उस ग्रह पर कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे, साथ ही न्यू होराइजन की कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवरीज को भी देखेंगे, जो वहां के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन होने के संकेत देती है। सवाल काफी बड़ा है, क्या प्लूटो इतनी गंभीर परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीवन को संजोए बैठा है? प्लूटो की परिस्थितियां। प्लूटो पर जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ड्वार्फ प्लैनेट पर मौजूद परिस्थितियों को समझना होगा। काइपर बेल्ट में मौजूद एक इलाका, जो हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून से कहीं आगे है, ये इलाका आइसी बॉडीज से भरा पड़ा है। माना जाता है कि ये बॉडीज हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। प्लूटो भी इसी इलाके में इन्हीं आइसी बॉडीज का ही एक पार्ट है। ये एक बेहद ठंडी और जमी हुई दुनिया है। इसकी सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन आइस की बनी है, जिसमें कुछ ट्रेसेस मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस के मिल जाते हैं। प्लूटो की सतह का तापमान सौरमंडल के कुछ सबसे कम तापमानों में गिना जाता है, जहां एवरेज टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर प्लूटो पर अगर पानी हुआ भी, तो वो जमा हुआ एकदम ठोस होगा। जिस जीवन को हम जानते हैं, वो जीवन इतने कठोर वातावरण में नहीं पनप सकता। हालांकि हाल ही में हुई खोजें ये इशारा करती हैं कि प्लूटो जितना दिखाई दे रहा है, वो जीवन के लिए उतना कठोर शायद नहीं है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आशा की कुछ किरणें दिखाई दी हैं। नासा के न्यू होराइजन मिशन ने जो सबसे विचित्र खोज की है, वो प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशंस की मौजूदगी को लेकर है। इस छिपे हुए महासागर की खोज प्लूटो के एक सरफेस फीचर की ऑब्जर्वेशन करने से सामने आई। स्पुतनिक प्लैनेट या प्लूटो पर मौजूद दिल के आकार का एक बड़ा सा इलाका। माना जाता है कि ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ से बना हुआ है। ये इलाका एकदम स्मूथ है। एक दो क्रेटर के अलावा यहाँ कोई गड्ढे दिखाई नहीं देते। ये प्लेन इलाका माना जाता है कि अपने रिसेंट पास्ट में जियोलॉजिकली एक्टिव रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस की सहायता से प्लूटो पर उन्हें जो भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, वो उन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो की सतह पर देखी गई लकीरें और क्रैक्स इसकी सतह के नीचे ओशंस में होने वाले एक्सपेंशन की वजह से बने हैं। जब पानी जमता है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की वजह से फैलता और एक्सपैंड होता है, और यही इफेक्ट हमें प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिला है। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर अमोनिया भी डिटेक्ट किया, जो प्लूटो की सतह के नीचे पानी के समुद्रों की हमारी सोच को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि अमोनिया किसी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है और वो टेम्परेचर माइनस में जाने पर भी नहीं जमता। अगर प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस मौजूद हैं, तो वो जीवन के लिए एक आइडियल जगह हो सकती है।
पृथ्वी पर भी हम कई जगहों पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन को पनपते हुए देखते हैं, जैसे कि गहरे समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जहां के जीव बिना सूरज की रोशनी के केमिकल एनर्जी के सहारे जीवित रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां प्लूटो पर भी हो सकती हैं, जहां जीवन उनकी बर्फीली सतह के नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस और जियोथर्मल एनर्जी के सहारे ही पनप रहा हो। जहां तक हमने प्लूटो को समझा है, यहां संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। एविडेंस ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। न्यू होराइजन मिशन से एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज प्लूटो पर चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत थे। फ्लाईबाय से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो एक ठंडी और खत्म हो चुकी दुनिया है, जहां कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने देखा वो एक लैंडस्केप था जो उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग था। प्लूटो की सतह पर अनेकों तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बड़े प्लेन एरियाज हैं, कुछ बड़ी बड़ी चोटियां और पहाड़ हैं, और कहीं पर गहरी घाटियां हैं। लेकिन एक बहुत बड़े दिल के आकार का इलाका स्पुटनिक प्लैनेटिया सबसे विचित्र पाया गया। ये इलाका बहुत बड़ा बर्फीला समतल इलाका है जो ज्यादातर नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, और इसकी ऊपरी सतह हाल ही में बनी हुई लगती है। यहाँ पर कुछ ही इम्पैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि स्पुटनिक प्लैनेटिया की सतह बार बार बन रही है। संभव है कि उस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद सब सरफेस ओशन में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लूटो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से जुड़े कई और साक्ष्य भी प्लूटो की पहाड़ियों से मिले, जो कि प्राइमरली वाटर आइस की बनी हुई हैं। ये पहाड़ 350 मीटर तक ऊंचे हैं। इतने ऊंचे और बड़े पहाड़ों का मतलब ये है कि प्लूटो की क्रस्ट एक मजबूत और स्थिर वाटर आइस की बनी हुई है, जो इतने मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के काबिल है। वाटर आइस के बने पहाड़ और नाइट्रोजन आइस के समतल क्षेत्र प्लूटो पर एक जटिल और एक्टिव जियोलॉजी को दर्शा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था वो ये है कि आखिर प्लूटो पर इन एक्टिविटीज को ड्राइव कौन कर रहा था। प्लूटो के कोर में रेडियो एक्टिव डिके की वजह से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा को एक संभावना के तौर पर देखा गया। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से हीट रिलीज होती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्लूटो की सतह पर डेराइव कर पाए। एक और विचित्र संभावना क्रायोवोल्केनिज्म या फिर कहें तो आइस वोल्केनोज की है। प्लूटो पर ट्रेडिशनल वोल्केनोज की तरह मोल्टेन रॉक या लावा नहीं निकलता, बल्कि यहाँ के वोल्केनोज पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजों को इरप्ट करते हैं। न्यू होराइजन ने प्लूटो की सरफेस पर बहुत बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा था, जो कि संभव है कि क्रायोवोल्केनोज हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो ये प्लूटो पर सब सरफेस ओशन होने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। इससे पता चलता है कि सतह के नीचे से लिक्विड वाटर और कुछ केमिकल्स इसकी सतह के ऊपर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक तो नई सतह बन रही है और दूसरा सतह के नीचे लिक्विड वाटर की पुष्टि हो रही है। प्लूटो पर एक्टिव जियोलॉजी की खोज होना इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा देता है। धरती पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइफ को सपोर्ट करने में एक बड़ा किरदार निभाती हैं। यदि अगर सेम एक्टिविटीज प्लूटो पर भी हो रही हैं, तो जरूर प्लूटो के नीचे जीवन की संभावना बढ़ जाती है। पोटेंशियल फॉर लाइफ इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। प्लूटो पर सब सरफेस ओशन और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की खोज से बहुत सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? इसके उत्तर के लिए हमें जानना होगा कि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थिति क्या है। हमारा ग्रह पृथ्वी, जहां बहुत ही एक्सट्रीम और इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस पर भी जीवन देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स उस पूरे इकोसिस्टम का आधार है जहां जीव सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि पृथ्वी की कोर से रिलीज होने वाली एनर्जी से खुद को सपोर्ट करते हैं। ये जीव केमिकल एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे केमियोसिंथेसिस कहा जाता है, जहां बैक्टीरियाज केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने का स्रोत भी है। इसी तरह अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों के नीचे भी जीवन को खोजा जा चुका है। एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स और यहाँ तक कि गहराई में मिली चट्टानों में भी जीवन के अंश देखे गए हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं।
इससे पता चलता है कि जीवन लगभग हर तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेता है और इस तरह ये पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर जीवन इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाया जा सकता है तो ये यकीन करना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही जीवन के अंश प्लूटो पर भी मौजूद हो सकते हैं। यदि प्लूटो पर वाकई एक सब सरफेस ओशन एग्जिस्ट करता है तो ये वहां पर जीवन के पनपने का बेहतरीन जरिया हो सकता है। हालांकि ये ओशन बहुत ही ठंडा और अंधेरे से भरा होगा, लेकिन जीवन ऐसे माहौल में ढलने का तरीका निकाल ही लेगा। धरती के एक्सट्रीमोफाइल्स की तरह ही वो भी एनर्जी के लिए केमिकल रिएक्शंस पर ही निर्भर करते होंगे। इसके अलावा प्लूटो पर जो अमोनिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि प्लूटो पर भी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। धरती पर अमोनिया अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में एक अहम किरदार निभाता है, जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं और जो जीवन का आधार होते हैं। यदि ऐसी ही केमिकल प्रोसेसेस प्लूटो पर भी चल रही होंगी तो प्लूटो पर पृथ्वी जैसा जीवन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्लूटो पर परिस्थितियां जीवन को सपोर्ट करने लायक जरूर हैं, लेकिन हमें प्लूटो पर अभी तक जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सबूत हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन ये प्लूटो पर लाइफ के होने का प्रूफ नहीं है। प्लूटो पर जीवन को खोजने के लिए हमें और एक्सप्लोर करना होगा। फ्यूचर मिशंस एंड एक्सप्लोरेशन। न्यू हॉराइजन मिशन से हमें प्लूटो के बारे में जो भी पता लगा वो खुलासे वाकई हैरान करने वाले थे। इस मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी समझ को और भी ज्यादा विकसित कर दिया है और कुछ नए सवाल भी हैं जो इस दूर मौजूद दुनिया पर जीवन को लेकर हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए हमें भविष्य में प्लूटो पर मिशन भेजने पड़ेंगे। प्लूटो को स्टडी करने के लिए अभी एक एग्जिस्टिंग प्रपोजल मौजूद है जो प्लूटो पर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर भेजने के बारे में है। ऑर्बिटर से प्लूटो को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जा सकेगा, इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया जा सकेगा, सरफेस मैपिंग और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साइंस को खोजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर लैंडर प्लूटो की सरफेस और सब सरफेस की डायरेक्ट मेजरमेंट्स हमें देगा। ये हमें प्लूटो पर सब सरफेस ओशंस और वहां पर जीवन की संभावनाओं के संकेत देने का काम करेगा। एक और पोटेंशियल मिशन प्लूटो के एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भेजकर इसकी सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। इस मिशन में प्लूटो के एटमॉस्फेयर और सरफेस की कॉम्पोजिशन पता करने के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स को खोजने पर जोर दिया जाएगा जो लाइफ को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। सीधा प्लूटो पर भेजे गए मिशंस के अलावा भविष्य में काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करके हम सौरमंडल के बाहरी किनारों पर जीवन के होने के संकेत खोज सकते हैं। काइपर बेल्ट प्लूटो जैसे कई और भी ड्वार्फ प्लैनेट से भरा पड़ा है। अगर हमें काइपर बेल्ट में कहीं पर भी जीवन के संकेत मिलते हैं तो प्लूटो लाइफ के लिए एक इजी टारगेट है। इसलिए हमें आने वाले कुछ दशकों में प्लूटो पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम आज जितना भी जानते हैं वो काफी कम है। हर रोज और लगातार वैज्ञानिक इस मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में कुछ नया जान रहे हैं। प्लूटो को समझने का हमारा ये सफर इस पिक्सेलेटेड इमेज से कुछ ऐसी हाई डेफिनेशन इमेजेस तक का है। हम इसके एटमॉस्फेयर, इसके ज्योग्राफिक फीचर्स, इसके मून सिस्टम और इस पर चलने वाली कुछ एक्टिविटीज को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए हैं। लेकिन इस 12,500 किलोमीटर डायमीटर के एक छोटे से प्लैनेट पर आज भी अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं जिन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी प्लूटो से रिलेटेड कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों के मन में हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर तो लोगों के पास हैं, लेकिन बदलते समय के साथ या तो वो पुराने हो गए हैं और या फिर बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे कि प्लूटो का नाम क्या एक डिज्नी कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है? क्या प्लूटो कभी नेपच्यून का चंद्रमा हुआ करता था? या फिर प्लूटो एक आइसी वर्ल्ड है? ऐसे कई सवाल हैं जो प्लूटो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चलिए आज के सफर में हम यात्रा करने वाले हैं हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की और जानेंगे प्लूटो के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिन पर शायद आप भी यकीन करते हैं। मिथ नंबर 1, प्लूटो नाम पहले डिज्नी कैरेक्टर का था। अगर आप डिज्नी के इन कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजी देखोगे तो ये मिथ यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लूटो की खोज सन 1930 में हुई थी,
और हालांकि फेमस डिज्नी डॉग ने भी 1930 में ही डेब्यू किया था, पर शुरुआत में इस डॉग का नाम रोवर रखा गया था। प्लूटो द पप नाम का एक कैरेक्टर भी था, लेकिन उसको भी सन 1931 तक ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जिस लड़की ने इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा था वो प्लूटो द डॉग से लिया गया था, लेकिन अब ये प्रूवन है कि उस डॉग का नाम प्लूटो प्लैनेट से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि वैनिटी फेयर 1930 में जब एक स्कूल गर्ल थी तब उन्होंने इस ग्रह को प्लूटो नाम दिया था। 2006 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। मिथ नंबर 2, प्लूटो इज टाइनी। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, तो ये बहुत छोटा होगा, किसी एस्टेरॉयड जितना। लेकिन आपको बता दें कि प्लूटो 2360 किलोमीटर डायमीटर का एक बड़ा आकार रखता है, जो कि हमारे चांद का 2/3 है, और इसे जुपिटर के ओशन वर्ल्ड मून यूरोपा से भी कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो के सबसे बड़े चांद शेरन का आकार इसके आकार का लगभग आधा है। शेरन का डायमीटर 1207 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का डायमीटर 2360 किलोमीटर है, और इसीलिए कभी कभी इन दोनों को बाइनरीज भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काइपर बेल्ट में सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है, यानी कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है। काइपर बेल्ट में कॉमेट्स मेजॉरिटी में पाई जाती हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर बड़े होती हैं। कुछ कॉमेट्स सैकड़ों किलोमीटर बड़े भी हो सकती हैं, लेकिन प्लूटो बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस से भी बड़ा है। मिथ नंबर 3, इट्स डार्क देयर ऑल द टाइम। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य से एवरेज 4.8 अरब किलोमीटर दूर है, और ये दूरी वाकई बहुत ज्यादा होती है। प्लूटो से देखने पर हमारा सूर्य किसी आम तारे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा चमकदार। और इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्लूटो की सतह पर हमेशा 24 घंटे एकदम स्याह अंधेरा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन के समय प्लूटो पर उतना अंधेरा नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसा पृथ्वी पर गहरे रंग के बादलों से होता है, और या फिर जब सूरज छिपने वाला होता है तब के समय जितना अंधेरा होता है यहाँ पृथ्वी पर, सिर्फ उतना ही अंधेरा वहाँ प्लूटो पर भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि अगर इंसान वहाँ पर जाता है तो वो बेशक वहाँ पर सब कुछ देख पाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वहाँ पर हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ सकती है। मिथ नंबर 4, प्लूटो वाज वंस अ मून ऑफ नेपच्यून। ये पुरानी थियरी है जो कि प्लूटो की खोज के तुरंत बाद ही पॉपुलर हो गई थी, और 1965 में इस थियरी को डिसप्रूव भी कर दिया गया था। लोगों को लगता था कि प्लूटो कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लूटो एकदम गोल है, जबकि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसी गोल नहीं है। उसकी बनावट हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम के किसी ग्रह की तरह दिखाई देती है, और यही वजह थी कि लोगों में ये भ्रम था कि प्लूटो नेपच्यून प्लैनेट का एक चांद है, और किसी कारण की वजह से वो नेपच्यून से अलग हो गया है। लेकिन बाद में जब ऑर्बिटल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से इन दोनों बॉडीज को देखा गया तो पता चला कि ये दोनों बॉडीज कभी भी इतनी करीब नहीं थी, जिससे ये संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि प्लूटो कभी नेपच्यून ग्रह का चांद भी हुआ करता था। मिथ नंबर 5, प्लूटो इज एन आइसी वर्ल्ड। मॉडर्न टेलीस्कोप्स और न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गईं, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्लूटो पूरी तरह से बर्फ से घिरा पड़ा है, और ये बर्फ सिर्फ पानी से ही नहीं बनी है, ये बनी है जमी हुई नाइट्रोजन, जमी हुई मीथेन आदि से। प्लूटो की डेंसिटी को अगर देखा जाए तो वहां से हमें पता चलता है कि इसकी डेंसिटी वाटर आइस की डेंसिटी से लगभग डबल है, जिसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका 2/3 भाग रॉक्स यानी कि चट्टान से बना है और 1/3 हिस्सा आइस का है। इसीलिए ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। मिथ नंबर 6, प्लूटो इज एयरलेस। सन 1980 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की खोज कर ली थी। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। लेकिन इसके साथ ही प्लूटो के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन की भारी मात्रा पाई जाती है। हालांकि फिर भी अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और स्पेस में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही दूरी तक फैला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर तक रहता है, जो कि पृथ्वी के रेडियस का करीब 10% है।
वहीं पर अगर प्लूटो की बात की जाए तो ये 7 प्लूटो रेडियाई तक फैला हुआ है, यानी कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम खुद प्लूटो के वॉल्यूम से लगभग 350 गुना ज्यादा है। और इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि प्लूटो पर हवा नहीं है। प्लूटो पर हवा बिल्कुल है, लेकिन जब कभी प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो उसके एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस ठंड की वजह से जम जाती हैं और तब वहां पर हवा की कमी हो जाती है। लेकिन जब प्लूटो सूर्य के नजदीक आ जाता है तो बर्फ पिघलती है और वातावरण में हवा और गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लूटो का वातावरण कुछ इस तरह से काम करता है। मिथ नंबर 7, प्लूटोज ऑर्बिट इज वन ऑफ अ काइंड। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य के इर्द गिर्द एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है। ये सूर्य के सबसे नजदीक 4.43 अरब किलोमीटर दूर तक आ जाता है और अपने सबसे दूरी के पॉइंट पर यह सूर्य से 7.36 अरब किलोमीटर दूर हो जाता है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से 17 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और बाकी के ग्रहों की ऑर्बिट के कंपैरिजन में प्लूटो की ऑर्बिट काफी ज्यादा अलग है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करती हुई निकलती है, जिसकी वजह से करीब 20 सालों तक ये नेपच्यून की ऑर्बिट से आगे रहता है, जिसकी वजह से सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सर्वसहमति से प्लैनेट्स की ऑफिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था और ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। लेकिन अगर काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो अन्य ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस और ह्यूमेया के ऑर्बिट प्लूटो से भी ज्यादा एलिप्टिकल और इंक्लाइंड हैं। तो प्लूटो ना ही एक्सट्रीम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है और ना ही हमारे ऑफिशियल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई इनसे काफी अलग होती है। प्लूटो के कई ऐसे और भी रहस्य हैं जो हमें हैरान करते हैं। जहां हमारे सौरमंडल के अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं, उसी काइपर बेल्ट का हिस्सा है ये प्लूटो ग्रह, जिसे आज हम बेशक एक बौने ग्रह यानी कि एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं, लेकिन एक समय पर यह हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों में शुमार हुआ करता था। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि चट्टानी ग्रह हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम में मौजूद हैं और बाहरी सोलर सिस्टम में गैसीय ग्रह सूर्य को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो फिर नेपच्यून के बाद अचानक से एक बर्फीला और चट्टानी ग्रह कैसे आया? इसके अलावा प्लूटो पर चल रही हलचलें पूरे वैज्ञानिक खेमे को हैरान कर रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर प्लूटो पर ऐसा क्या चल रहा है जो उसे इतना मिस्टीरियस बना रहा है। नासा के लिए भी प्लूटो को जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि प्लूटो हमारे सौरमंडल के बनने की प्रोसेस में एक अहम किरदार था। वो हमारे सौरमंडल और इससे परे की अंधकारमय दुनिया के बीच एक कड़ी था, जिसे जानने के बाद हम सोलर सिस्टम के अनेकों रहस्यों से पर्दा उठा सकते थे। और इसीलिए नासा ने न्यू हॉराइजन्स मिशन प्लूटो के लिए प्लान किया, जो कि 14 जुलाई सन 2015 को प्लूटो के नजदीक से फ्लाई बाय किया। और इस मिशन से जो डेटा हमें मिला वो हजम करना सबके बस की बात नहीं थी। हैरानी थी कि सूर्य से इतना दूर एक छोटा सा ग्रह अपने अंदर इतने राज कैसे छिपाए बैठा है। क्लाइड टोम्बो वो शख्स जिसने 18 फरवरी सन 1930 को प्लूटो की खोज की, और इस खोज के साथ ही रहस्यों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आगे आने वाले करीब 58 सालों तक प्लूटो और इसका वातावरण और यहाँ पर होने वाली हलचलें हम इंसानों के लिए रहस्य बनी रहीं। लेकिन फिर सन 1988 में कुछ खास हुआ। स्टेलर ऑक्यूलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर वातावरण की खोज कर डाली। न जाने कब से इस पल का इंतजार किया जा रहा था। स्टेलर ऑक्यूलेशन एक फिनोमिनन है जब कोई भी प्लैनेट या बॉडी किसी ब्राइट स्टार के सामने से होकर गुजरती है तो उस स्टार की लाइट में आने वाली ग्रेजुअल डिमिंग से एटमॉस्फेयर, प्लैनेट के साइज, रिंग्स और इसके अलावा काफी कुछ पता लगाया जाता है। जब सन 1988 में प्लूटो का स्टेलर ऑक्यूलेशन हुआ तो वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर खोज ही निकाला, जिस पर न जाने कितने ही दशकों से लोग अटकलें लगा रहे थे। अगर प्लूटो पर एटमॉस्फेयर न होता तो स्टार से आने वाली लाइट प्लूटो के आगे आने की वजह से अचानक ही ब्लॉक हो जाती। लेकिन जब ये ऑक्यूलेशन हुआ तो स्टार लाइट धीरे धीरे कम हुई। स्टार लाइट की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर लगभग चमक रहा था। स्पेस से प्लूटो की सरफेस तक आते आते एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ गई, जिसने स्टार लाइट को धीरे धीरे से ब्लॉक किया। वैज्ञानिकों ने मिले हुए डेटा और पैटर्न्स को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर की लेयर्स का पता लगाया
और इसमें मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का भी पता चला, जिन एलिमेंट से इस प्लैनेट की सरफेस ढकी हुई है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने लाइट डेटा को ग्राफ किया तो उससे एक और कंक्लूजन सामने आया कि लाइट ने प्लूटो के एटमॉस्फेयर को सरफेस तक पेनिट्रेट नहीं किया था, जिससे वहां पर क्लाउड्स यानी कि बादल, धुंध आदि के संकेत भी मिले जो स्टार लाइट को रोक रहे थे। इसके अलावा लाइट कर्व में एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसी सिमेट्रीज दिखाई दी जिसने ये कंफर्म कर दिया कि ये डिमिंग एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। और कुछ इस तरह से हमें पता चला कि प्लूटो ने भी गैसों का एक कंबल ओढ़ रखा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी। अब एस्ट्रोनॉमर्स इस छोटे से रहस्यमय पिंड पर इसके एटमॉस्फेयर में होने वाले टेम्परेचर चेंजेस के बारे में जानना चाहते थे, जो कि इसके 248 साल के ऑर्बिटल पीरियड के दौरान आती हैं। आपको बता दें कि प्लूटो सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी के 248 सालों के बराबर समय में पूरा करता है। इसकी ऑर्बिट हाईली एलिप्टिकल है, इतनी ज्यादा कि जब ये पेरिहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है तो ये सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर रहता है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को माना जाता है। और जब प्लूटो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है तो इसकी दूरी लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाती है, यानी कि सूर्य और हमारी पृथ्वी की दूरी का लगभग 50 गुना। लेकिन इसके ऑर्बिट में नजदीक और अधिकतम दूरी में आया ये 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का डिफरेंस प्लूटो के एटमॉस्फेयर और इसकी सरफेस पर इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री को जन्म देता है। ये हम जानते हैं कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है, लेकिन ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है। जब ये सूर्य के नजदीक आता है तो इसकी सतह का तापमान बढ़कर -220 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी वजह से इसकी सतह पर जमी हुई बर्फ सब्लिमेट होकर इसके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड फॉर्म में मौजूद कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में बदले बिना ही डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। तो प्लूटो पर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ तापमान के बढ़ने पर सीधा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदल जाती है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना था कि जैसे जैसे प्लूटो सूर्य से दूर जाता है इसका एटमॉस्फेयर जम जाता होगा और -240 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने के बाद सारी गैसेस जम जाती होंगी और इस तरह से एक दिन प्लूटो का एटमॉस्फेयर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट ये कह रहे थे कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर कोलैप्स नहीं बल्कि थिक होता जा रहा है, जो कि इसके सूर्य के अराउंड इसके एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा प्लूटो के एटमॉस्फेयर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका एटमॉस्फेयर जल्दी इवॉल्व होता है। रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की डेंसिटी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड इस ग्रह के 300 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर तक फैली हुई है, उन मॉलिक्यूल्स को सोलर विंड्स अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। रिसर्च में ये पता लगा कि प्लूटो में काफी ज्यादा उथल पुथल आज भी देखी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि प्लूटो आज भी एक्टिव है, प्लूटो आज भी जिंदा है। वहीं एरिजोना यूनिवर्सिटी की ल्यूनर एंड प्लैनेटरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर रेणु मल्होत्रा और क्यूबन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर ताकाशी ईतो के शोध के अनुसार प्लूटो की कक्षा मूल रूप से उन ग्रहों की कक्षा से अलग है जो कि सूर्य को सर्कुलर रोटेशन करते हैं। सूर्य इसकी कक्षा की भूमध्य रेखा के पास और बाहर की ओर होता है, जिससे इसकी कक्षा थोड़ी सी वृत्ताकार हो जाती है, जिसे हम इसेंट्रिक ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये कक्षा अन्य ग्रहों की कक्षा से टकरा जाती है। ये कक्षा बहुत ही ज्यादा दीर्घ वृत्ताकार होती है और सोलर सिस्टम के तल से 17 डिग्री तक झुकी हुई भी है। इसका इस तरह से घूमने का मतलब यही है कि प्लूटो अपने हर चक्कर में 20 ऐसे साल गुजारता है जब वो नेपच्यून के पास उसके कक्षा में जाते हुए देखा जा सकता है। वैसे प्लूटो यूरेनस और शुक्र ग्रह की तरह उल्टा घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में अस्त होता है, और ऐसा ही कुछ नजारा हमें शुक्र ग्रह और यूरेनस पर भी दिखाई देता है। वहीं हमारी बात की जाए पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी सीधी दिशा में घूमती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन प्लूटो पर ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करने में काफी ज्यादा समय लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन वहीं पर प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल का समय लेता है। उसका एक साल हमारे 248 सालों के बराबर है।
प्लूटो से जुड़ी हुई एक और खास बात है जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। आपको बता दें कि प्लूटो की सतह पर एक दिल का आकार बना हुआ है जिसे प्लूटो का दिल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। साथ ही प्लूटो के एकदम चमकीले भाग की तरफ स्थित है, जिससे इस जगह को एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के और भी कई रहस्य हैं जो प्लूटो पर छिपे हुए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक लगातार खोजने में जुटे हुए हैं। सूर्य से अरबों मील दूर अंतरिक्ष के घुप अंधेरे में चक्कर काट रहा ये ग्रह आज भी हमारे लिए कई सवाल लेकर खड़ा है। कहा जाता है कि सन 1612 में गैलीलियो गैलीली ने भी नेपच्यून को देखा था। उनकी ऑब्जर्वेशंस के कई सबूत हमें मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये कोई तारा है और इस तरह से नेपच्यून को उन्होंने दोबारा कभी नोटिस ही नहीं किया। इसके करीब 200 साल तक इसके बारे में न कोई जानता था और न ही किसी ने नेपच्यून को देखा था। किसी ने इसे खोजने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद सन 1821 में एलेक्सिस बोवार्ड ने यूरेनस को स्टडी करते हुए उसके ऑर्बिट में कुछ डेविएशंस को नोटिस किया और उसके कंक्लूजन में बोवार्ड ने यह हाइपोथेसाइज किया कि यूरेनस के बाद भी कोई बड़ा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कैलकुलेशंस में तो बोवार्ड ने नेपच्यून को लगभग खोज ही लिया था, लेकिन अभी भी असलियत में इसे देखा जाना बाकी था। 1843 में जॉन काउच एडम्स भी यूरेनस की ऑर्बिट को स्टडी कर रहे थे। 1846 तक आते आते उनकी कैलकुलेशंस भी एक नए प्लेनेट की ओर इशारा कर रही थी। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक अर्बन ली वेरियर भी इंडिपेंडेंटली अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे और इन सब की कैलकुलेशंस एक अनजाने ग्रह की ओर ही इशारा कर रही थी, जिसे खोजा जाना अभी बाकी था। और आखिरकार ली वेरियर की बताई गई लोकेशन के आसपास ही जॉन गॉटफ्राइड गेल ने उस मिस्ट्री प्लेनेट को खोज ही लिया। 23 सितंबर सन 1846 का वो दिन जब सदियों से चला आ रहा आखिरी प्लेनेट का वो रहस्य खत्म हुआ और हमें 8वां ग्रह नेपच्यून मिला। अब एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन कई और सवाल अभी भी बाकी थे। डायमीटर के लिहाज से ये ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी और गैस प्लैनेट्स में सबसे डेंस प्लैनेट नेपच्यून ही है। अगर हमारी पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो नेपच्यून का भार 17 पृथ्वियों के बराबर है। अपने पड़ोसी यूरेनस से बस थोड़ा सा ज्यादा भारी नेपच्यून प्लैनेट एक आइस जाइंट प्लैनेट है, जो कि पूरी तरह से गैस, लिक्विड और बर्फ से बना हुआ है। सौरमंडल के इस आखिरी छोर पर सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। नेपच्यून पर मौजूद मीथेन इसी वजह से एक खास पैटर्न में वाइब्रेट करती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक ब्लू कलर देखने को मिलता है। दरअसल इस प्लेनेट को इसके नीले रंग की वजह से ही समुद्र के देवता का नाम मिला है। लेकिन नेपच्यून के बारे में सिर्फ इतना जान लेना ही काफी नहीं था। हमारे पास नेपच्यून के बारे में सिर्फ वही जानकारी थी जो हमने यहाँ धरती पर रहकर कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए हासिल की थी। पर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था। एक तो ये ग्रह इतना दूर था और ऊपर से जानकारी का अभाव, इन सब चीजों ने इस ग्रह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। अब हमें जरूरत थी इस ग्रह के और पास जाने की, ताकि हम ये पता कर सकें कि आखिर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है। सन 1977 में नासा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करता है, जो खास तौर पर हमारे सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए थे और ये स्टडी कंप्लीट करके इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल जाना था। करीब 12 साल बाद सन 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को फ्लाई बाय करता है और हमें नेपच्यून की पहली साफ तस्वीर देखने को मिलती है। ये पहली बार था जब हमने नेपच्यून को इतना साफ देखा था। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी नेपच्यून को स्टडी किया, लेकिन हबल की इमेजेस में डेटा तो बहुत खूब था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। वॉयेजर की इमेजेस तकरीबन 30 साल तक नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेजेस बनी रहीं, लेकिन दिसंबर 2021 को लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया और पेश है JWST द्वारा ली गई नेपच्यून की ये इमेज। वॉयेजर के करीब 30 साल बाद वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नियर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई इस इमेज में हमें नेपच्यून और उसके आसपास की हर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस इमेज में हमें नेपच्यून नीले नहीं बल्कि डार्क यानी कि गहरे रंग का दिखाई दे रहा है, जो कि मीथेन गैस की वजह से है।
मीथेन गैस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से नेपच्यून डार्क दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ इमेज में कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं जो कि नेपच्यून पर मौजूद मीथेन गैस और आइस के बादल हैं। इसके अलावा हमें पहली बार तस्वीरों में नेपच्यून का रिंग सिस्टम देखने को मिला, और वो भी इतना क्लियर। हालांकि नेपच्यून के रिंग सिस्टम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे थे, क्या वाकई में नेपच्यून के पास कोई रिंग्स हैं भी या नहीं। ये कंफ्यूजन काफी समय तक लोगों में रहा, क्योंकि नेपच्यून हमसे इतना दूर है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में रिंग्स दिखाई ही नहीं देती। लेकिन JWST की इस इमेज में रिंग्स को हम साफ तौर पर देख सकते हैं। नेपच्यून की ये रिंग्स छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और आइस की बनी हुई हैं, और इसलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल रहता है। ग्रह के बीचों बीच दिख रही ये ब्राइट लाइंस इस प्लेनेट पर चल रही भयानक तबाही का प्रतीक हैं। जी हाँ, ये है नेपच्यून पर चलने वाली इस सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं। यहाँ पर हमेशा तूफान बनते ही रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तो स्पेस का भयंकर सूनापन और ऊपर से नेपच्यून के ये तूफान। शायद ही कोई होगा जो ऐसे में यहाँ पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस में कोई भी स्पेस प्रोब नेपच्यून पर सरवाइव कर पाएगा? हालांकि ये हवाएं तो फिर भी कुछ नहीं है। नेपच्यून की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है। इवन इसे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये है द ग्रेट डार्क स्पॉट। पहली बार इन मिस्टीरियस डार्क स्पॉट्स को वॉयेजर 2 ने सन 1989 को ऑब्जर्व किया था। नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद वो डार्क स्पॉट देखने में जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही लग रहा था। लेकिन वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सन 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून की ओर देखा। वो डार्क स्पॉट गायब हो चुका था। यानी कि नेपच्यून के डार्क स्पॉट का पूरा मैकेनिज्म जुपिटर पर पाए जाने वाले द ग्रेट रेड स्पॉट से बिल्कुल अलग था। जहां ग्रेट रेड स्पॉट पिछले कई 100 सालों से जुपिटर पर ऐसे ही मौजूद है, लेकिन वहीं डार्क स्पॉट की लाइफ काफी कम है। कुछ ही समय बाद वैज्ञानिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए थे कि एक और डार्क स्पॉट नेपच्यून पर दूसरी जगह बन चुका था, और ये करीब 1998 से सन 2000 तक गायब हो गया। और इसके बाद अनेकों ही डार्क स्पॉट्स इस प्लेनेट पर देखे गए। 2021 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही नेपच्यून के इन डार्क स्पॉट्स को स्टडी किया जाता रहा। हमारे पास इन डार्क स्पॉट्स का कोई क्लियर व्यू नहीं था। हाल ही में 2018 में नेपच्यून पर एक और रहस्यमयी डार्क स्पॉट को देखा गया। धरती के अटलांटिक ओशन जितने बड़े डायमीटर के इस डार्क स्पॉट को नेपच्यून पर देखकर वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब नॉर्थ से साउथ जा रहा ये तूफान अचानक रिवर्स होकर दोबारा नॉर्थ की तरफ ही जाने लगा। आखिर ऐसा क्या है इन तूफानों में जो हम समझ नहीं पा रहे? आखिर क्या चल रहा है नेपच्यून पर? क्या ये इकलौती ऐसी चीज थी जिसे हमने ऑब्जर्व किया, या फिर ये अनोमलीज नेपच्यून पर होती रहती हैं? हबल द्वारा देखा गया ये तूफान नेपच्यून पर देखा गया सबसे बड़ा तूफान था। आखिरकार ये तूफान नेपच्यून पर कैसे बनते हैं? ये कैसे अचानक ही गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह दिखाई देने लगते हैं? इससे एक बात तो साफ है कि नेपच्यून के नीले रंग के नीचे ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज छिपी बैठी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेपच्यून की इन गुत्थियों को सुलझा पाएगा, या फिर कैसिनी प्रोब की तरह हमें नेपच्यून पर भी कोई ऐसा ही मिशन भेजना पड़ेगा ताकि हम नेपच्यून की डीप लेयर्स में जाकर ये देख पाएं कि आखिर इस अनजान दुनिया में चल क्या रहा है? जेम्स वेब की इस नई इमेज में आपको एक ग्रीन लाइट दिख रही होगी। ये वाकई काफी खूबसूरत है, लेकिन ये लाइट कोई चमकीला तारा या कुछ ज्यादा मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि नेपच्यून का ही चांद है। जी हाँ, नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन, और ये चांद भी कम मिस्टीरियस नहीं है। इमेज में हमें नेपच्यून के करीब 7 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्राइटन यहाँ पर वैज्ञानिकों के निशाने पर है। माना जाता है कि ट्राइटन नेपच्यून का मून है ही नहीं। ये असल में नेपच्यून के करीब नहीं बना था, बल्कि ये कोई कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से कैप्चर कर लिया था। और ट्राइटन का एक्सट्रीमली इलिप्टिकल ऑर्बिट इस बात का पुख्ता सबूत है। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ट्राइटन पर जीवन की संभावना भी हो सकती है, जैसे कि जुपिटर के यूरोपा और शनि ग्रह के टाइटन और एनसेलेडस पर है। तो इस लिहाज से ये चांद और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। हो सकता है कि इस चांद की सतह के नीचे भी कोई लिक्विड ओशन मौजूद हो, जहां पर जीवन हमारी नजरों से परे फल फूल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति हम इंसानों को हमेशा हैरान ही करती आई है।
एक हैरानी और हमें तब होती है जब हम एक ऐसे रहस्यमय ग्रह की कल्पना करते हैं जो नेपच्यून से भी कहीं आगे मौजूद है। एक बड़ा और दैत्याकार ग्रह जो अंधेरे से भरे इस अंतरिक्ष में हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। हो सकता है कि इस ग्रह पर भी जेम्स वेब से कोई नई खबर सुनने को मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को भी कवर करें तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वैसे कई रहस्य हैं नेपच्यून को लेकर अभी भी। आज भी हम नेपच्यून को लेकर सवालों से ही घिरे हैं। आशा है कि जेम्स वेब से जल्द ही हम कुछ नया खोज पाएंगे और अपने सवालों की तलाश में बेहतर उत्तर तलाश पाएंगे। हमारे यूनिवर्स की वो मिस्ट्रीज जो आज तक हमारी कैपेबिलिटीज के चलते बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अंधेरे कोने जहां तक शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। ये सारी चीजें हमें इस यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अब हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी पहुंच को एक नया आयाम देने के लिए हमारे पास है सदी का सबसे महान स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। $10 बिलियन की भारी भरकम रकम से बना ये जायंट टेलीस्कोप हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पार करता हुआ बहुत आगे निकल चुका है। ये हमें ब्रह्मांड के वो नजारे दिखा रहा है जिनसे आज तक हम बेखबर थे, और आगे भी ये हमें ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में लेकर जाने की कोशिश करेगा। इस ब्रह्मांड में जन्मे पहले तारे से लेकर दूर सुदूर अंतरिक्ष में तैर रहे एलियन एक्सोप्लैनेट्स तक, गैलेक्सी से लेकर उनके केंद्र में मौजूद दैत्याकार ब्लैक होल्स तक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को एक अलग ही रंग में हमारे सामने पेश करेगा, जहां सारी चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर होंगी। हालांकि आज की वीडियो में हम जेम्स वेब की उन तस्वीरों को देखेंगे जो सिर्फ देखने भर से ही ऐसा लगता है मानो वो तस्वीरें कुछ कहना चाहती हैं। ऐसी तस्वीरें जो स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर कर चुका है, और उन तस्वीरों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नंबर 1, नेपच्यून रिंग्स। जब कभी भी हमारे बीच रिंग प्लेनेट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ शनि ग्रह की तस्वीर आती है जिसके चारों ओर बड़े बड़े छल्ले हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये छल्ले सिर्फ शनि ग्रह तक ही सीमित नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन वो रिंग्स इतनी महीन और छोटी हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देती। जुपिटर के बाद आता है शनि ग्रह, जिसके ऑर्बिट में हमें सैकड़ों की तादाद में रिंग्स दिखाई देती हैं। लेकिन सैटर्न की रिंग्स भी छोटे छोटे पत्थरों और आइस पार्टिकल्स की बनी हैं। लेकिन ये रिंग्स काफी डेंस हैं और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हम इन प्लैनेट्स को ही नहीं देख पाते। इनकी रिंग्स को देखना तो बहुत दूर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्रह हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के किनारे को रिप्रेजेंट करता नेपच्यून प्लेनेट एक गैस जाइंट होने के साथ ही एक आइस जाइंट प्लेनेट भी है। इस प्लेनेट के आसपास भी यानी कि इसके ऑर्बिट में भी शनि ग्रह की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि नेपच्यून के अराउंड रिंग्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पार्टिकल्स इसके मून से टकराए किसी एस्टेरॉइड की वजह से बने हैं, और यही वजह है कि माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में नेपच्यून की रिंग्स का निर्माण करते हैं। जब सन 1980 में नेपच्यून की रिंग्स को पहली बार देखा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि इन रिंग्स का ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, यानी कि ये रिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई हैं। लेकिन बाद में ये भ्रम भी दूर हो गया जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को विजिट किया, और उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से हमारे सामने नेपच्यून का ये नया रूप सामने आ चुका था। और इसके करीब 3 दशक बाद आज हमारे सामने नेपच्यून की ये तस्वीर सामने आई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर आधारित है। हालांकि वॉयेजर और जेम्स वेब की इन इमेजेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। दोनों अपने अपने समय की तकनीक के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो चलिए JWST द्वारा ली गई इस इमेज को डिटेल में देखते हैं। इस इमेज में नेपच्यून रिंग्स पहले की सारी इमेजेस से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और शार्प है। हमें एकदम क्लियर नेपच्यून और उसकी रिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। नेपच्यून को शायद ही पहले कभी इतना क्लियर देखा गया हो, लेकिन इस तस्वीर में केवल इतना ही नहीं है। नेपच्यून के लगभग सभी मून्स जैसे कि डेस्पिना, ग्लाटिया, लैरिसा, प्रोटियस और ट्राइटन, और इसके अलावा भी कई चांद इस तस्वीर में एकदम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल की सीमाओं का आभास कराता हुआ ये ग्रह सूर्य से करीब 3 अरब मील की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज की दूरी से करीब 30 गुना ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि मानो यहाँ से हमारा सूरज तो दिखाई ही नहीं देता। नेपच्यून पर दिन में भी इतना अंधेरा होता है जितना कि धरती पर रात को चांद की रोशनी में अक्सर रहता है। इस हिसाब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
ये आइस जाइंट पूरी तरह से हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मीथेन लाइट के लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक कलर नीला दिखाई देता है। हालांकि नेपच्यून पूरी तरह से इस मीथेन से नहीं बना है, बल्कि इसका सबसे बड़ा भाग करीब 80% हाइड्रोजन का बना हुआ है और बाकी का हिस्सा हीलियम और अन्य गैसों का है। मीथेन तो इस ग्रह पर सिर्फ 1.5% ही है, लेकिन फिर भी इसी वजह से नेपच्यून को इसकी पहचान मिल पाती है। इस इमेज में आपको कई ब्राइट स्पॉट भी दिखाई दे रहे होंगे। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि इसी मीथेन के बादल हैं, जिससे पता चलता है कि नेपच्यून पर बादल तो बनते हैं, लेकिन साथ ही ये बादल हवाओं के साथ पूरे ग्रह पर चक्कर लगाते रहते हैं। इमेज में नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइटन की सतह से रोशनी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और ऐसे फिनोमिनन को हम एल्बिडो कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नेपच्यून के इस चांद की सतह नाइट्रोजन के जमने की वजह से बनी है और इसी वजह से इस चांद का एल्बिडो इतना ज्यादा है कि अपनी सतह पर पड़ने वाली करीब 70% रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कहा जाता है कि टाइटन हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान करीब -391 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। टाइटन के ओरिजिन को लेकर भी हम बहुत ज्यादा उलझन में हैं, क्योंकि हम अभी ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि टाइटन आखिर आया कहां से है। टाइटन के ऑर्बिट और ओरिएंटेशन को देखकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाइटन हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद काइपर बेल्ट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में टाइटन को नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया। खैर, यहाँ पर बस हम एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही अनुमान हम न जाने कितनी ही चीजों के लिए लगाते हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। नंबर 2, ट्रेंचुला नेब्यूला। नेब्यूला के बारे में तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़े इलाके में फैले गैस और डस्ट के वो बादल होते हैं जहाँ पर तारे जन्म लेते हैं। ऐसा ही एक नेब्यूला है हमसे करीब 1,63,000 लाइट ईयर की दूरी पर, जिसे ट्रेंचुला नेब्यूला कहा जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक नेम 30 डोरैडिस है। ये हमारी गैलेक्सी के आसपास मौजूद लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड का ही पार्ट है और माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तारे जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे लोकल ग्रुप में ये नेबुला एक अलग ही स्थान रखता है। ये सबसे बड़ी स्टेलर नर्सरी होने के साथ ही एक ब्राइट एमिशन नेबुला है, जहाँ पर हमें कई नए तारे देखने को मिल जाते हैं। तारों के साथ ही इस इमेज में अगर आप गौर से देखें तो कई डिस्टेंट गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। JWST से मिली इस इमेज में इस नेबुला के स्ट्रक्चर और यहाँ पर मौजूद गैसों और डस्ट के पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चल सकता है। इस इमेज को वैज्ञानिक अभी भी स्टडी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस नेबुला में हमारे द्वारा खोजे गए कुछ सबसे बड़े और बेहद गर्म तारे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनगिनत नए जन्मे तारे हर तरफ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से इस नेबुला में एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई है, जहाँ पर ना ही कोई गैस है और ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए नए जन्मे तारे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में एक खास बात है कि इस इमेज में हमें नए तारे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तारे असल में बहुत घने डस्ट क्लाउड के पीछे छिपे हुए हैं, जिन्हें किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से देख पाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बस यूं मान लीजिए कि ये इसी काम के लिए ही बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए। जैसे ये तारे इस घनी बादलों की दीवार के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन हमारे इस टेलीस्कोप के लिए इस दीवार को भेदना काफी आसान है और इसलिए ये टेलीस्कोप हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नेबुला को स्टडी करके हम इस यूनिवर्स के उस पल को महसूस कर पाएंगे जब बिग बैंग के बाद पहले तारे ने जन्म लेना शुरू किया था। आखिर वो कौन सी चीज थी जिससे इन तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आखिर कैसे ये सारी प्रोसेस काम करती है। इस नेबुला को स्टडी करके हम अपने इन सवालों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अपने उस यूनिवर्स की झलक देख सकते हैं जब हमारा ये ब्रह्मांड महज 4 अरब साल पुराना ही था। आखिर तारों को तो हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन चमकीले तारों के जन्म का रहस्य आज भी अंधेरे में है। लेकिन हमें उम्मीद है कि उस पहली रोशनी को हम अपने इस टेलीस्कोप से जरूर देख पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जेम्स वेब हजारों सालों से चले आ रहे उन रहस्यों को सुलझा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आप JWST द्वारा कैप्चर की गई ऐसे ही और तस्वीरों को डिटेल में जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम इस सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए।
दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।